नमस्कार, सीडी केबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जीटीपीएल और सीडी केबल समाचार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन जिस दिन हम खूब खुशियां मनाते हैं, खूब जश्न मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं। आप सोचिए उस दिन कैसा जश्न मना होगा जब हमें स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947, जब सदियों बाद पहली बार आजाद हवा में हर हिंदुस्तानी ने सांस ली थी, जब पहली बार वंदे मातरम के नारों पर पाबंदी नहीं थी, भारत माँ के जयकारों पर अंकुश नहीं था, जब पहली बार आसमान में तिरंगा लहराया होगा। हम आप सभी को 78 साल पहले वाली आजादी की यह अनमोल तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो दिन जब केवल भूगोल नहीं बदला था, इतिहास भी बदला था। ये उस दिन का जश्न है। वो दिन जब लब आजाद हुए और भारत माता का जय जयकार हुआ। ये उस दिन का जश्न है। वो दिन जब गुलामी की बेड़ियां टूटी और खुलकर नाचा हिंदुस्तान। ये उस दिन का जश्न है। वो दिन जब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। ये उस दिन की तस्वीरें हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. वो दिन जिस पर कुदरत ने भी प्यार लुटाया था, बूंदों की बरसात करके। ये उस दिन का जश्न है। वो दिन जिस दिन तिरंगे का साथ देने के लिए आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ था। ये उस दिन का जश्न है। वो दिन जो 2 सदियों के दर्द और दमन पर भारी पड़ा था। ये उस दिन की तस्वीरें हैं। उस दिन स्वच्छंद उल्लास पूरे देश का मरहम बना था। ये उस दिन की तस्वीरें हैं। वो दिन हमारी विजय का दिन था। वो दिन हमारे स्वाभिमान का दिन था। वो दिन हमारे विश्वास का दिन था, हमारे हिंदुस्तान का दिन था। वो दिन अविस्मरणीय था। वो दिन बेमिसाल था। वो जश्न अद्वितीय था। वो लम्हा अभूतपूर्व था। आज हम आपको उस दिन की अनदेखी तस्वीरें दिखाएंगे। 14 से 15 अगस्त के बीच की अनसुनी कहानियां सुनाएंगे। उस दिन के जश्न में आज के उत्सव का अक्स दिखाएंगे। एक तरह से भारत का पुनर्जन्म था, जब गुलामी की जंजीरें चटक चटक कर टूटी थी। ये कहानी गुलामी के उन आखिरी 24 घंटों की। फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने लॉर्ड यूएस माउंटबेटन को अंतिम वायसराय के नाम पर भारत भेज दिया था। माउंटबेटन महारानी विक्टोरिया के परनाती थे और दूसरे विश्व युद्ध में उनकी वीरता और प्रावधान के कई किस्से मशहूर थे, इसलिए ब्रिटिशों को उनसे उम्मीदें भी बहुत थी। वे भारत भेजते हुए कहा गया था कि जून 1948 तक हिंदुस्तानियों के हाथों में सत्ता का स्थानांतरण कर दिया जाए, पर माउंटबेटन इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि उपजते हालात में भारत पर लंबा नियंत्रण संभव नहीं था। उन्होंने तारीख तय कर ली, 15 अगस्त 1947। भारत में पंडितों ज्योतिषियों को तिथि बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उनका मानना था कि ग्रहों नक्षत्रों की शुभ स्थिति नहीं है। बड़ी विकट स्थिति थी। माउंटबेटन इन बातों में यकीन नहीं करते थे। वो 15 के अलावा कोई और तारीख चाहते नहीं थे और भारतीय नेतृत्व में कोई भी समुद्र देश के भविष्य को चंद घंटों के लिए खतरे में डालना नहीं चाहता था। तब एक बीच का रास्ता निकाला गया। ये तय किया गया कि 14 तारीख की रात को 12 बजने से पहले पहले समारोह संपन्न हो जाए।
प्रधानमंत्री स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हो जाए ताकि 15 अगस्त से पहले ही औपचारिकता पूरी की जाए। ये स्थिति सबको स्वीकार थी और इसी के अनुसार तैयारियां शुरू हो गई। तकनीकी रूप से भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हो रहे थे। माउंटबेटन इस खास पलों में भारत में रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि 13 अगस्त को ही पाकिस्तान चले जाएंगे। 14 अगस्त तक औपचारिकता पूरी कर शाम तक भारत आ जाएंगे। माउंटबेटन जब कराची के लिए निकलने वाले थे तब उनके पास एक अधिकारी आया और 2 सील बंद लिफाफे उन्हें थमा दिए। इन लिफाफों में भारत पाकिस्तान को विभाजित करती हुई रिपोर्ट रखी थी। माउंटबेटन ने दोनों लिफाफों को बिना खोले सुरक्षित रखवा दिया। वो नहीं चाहते थे कि आजादी के उत्सव पर बंटवारे का साया भी मंडराए और लोगों के मन में खटास आ जाए। माउंटबेटन ने एक संदूक में इसे बंद किया और कराची रवाना हो गए। यहाँ उनके लिए एक और निराशा थी। शाही सवारी के लिए बंटवारे में उन्होंने एक रुपैली गाड़ी हासिल की थी, लेकिन उसका घोड़ा लंगड़ा हो चुका था, इसलिए उन्हें वायसरॉय की खुली छत वाली गाड़ी उधार लेनी पड़ी। इधर दिल्ली में अंतिम घंटों की प्रतीक्षा और तैयारियां शुरू थी। कांग्रेस ने आदेश जारी किया कि 15 अगस्त को देश के सारे सिनेमा घरों में सिनेमा मुफ्त में दिखाया जाएगा। दिल्ली में स्कूल जाने वाले हर बच्चे को मिठाई और स्वतंत्रता पदक दिया जाएगा और देश भर के सारे बूचड़खाने बंद रहेंगे। बस चंद घंटों की प्रतीक्षा बाकी रह गई थी, फिर तो हमारी मिट्टी भी मुक्त थी और आसमान भी आजाद। 190 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ गुलामी और क्रूरता का चक्र अब समाप्त ही होने वाला था। समय था नियति से साक्षात्कार का वचन पूरा करने का। चौदह अगस्त की शाम को जब माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे तब तक भारतीयों का सैलाब सड़कों पर उमड़ना शुरू हो गया था। माउंटबेटन दिल्ली में होने वाले समारोह के लिए काफी उत्साहित थे। उनकी बेटी और साथ ही उनकी पत्नी भी इस समारोह में शिरकत करने वाली थी। पर उससे पहले 14-15 की रात को ऐतिहासिक समारोह की बारी थी। उस रोज आसमान में सुबह से ही बादलों का डेरा था। दिन चढ़ते चढ़ते मानो बादल भी उस ऐतिहासिक पल के लिए व्याकुल हो चुके थे। स्वतंत्र भारत का स्वागत करने के लिए मानो बादल भी गरज गरज के बरस रहे थे, जैसे मानो विश्व गुरु भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हो। वर्तमान के सांसद के सेंट्रल भवन में यह आयोजन होना था। रात 11 बजे का समय तय था और देर शाम से ही गणमान्य व्यक्तियों ने वहां आना शुरू कर दिया था। सबकी उत्सुक धड़कनें हर घड़ी के साथ बढ़ती जा रही थी। संसद भवन के सामने भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक बार तो जवाहरलाल नेहरू को स्वयं लोगों से अपील करनी पड़ी कि वे शांति बनाए रखें, लेकिन खुशी के ऐसे अविस्मरणीय पलों में कौन किसकी बातें सुनता है। भीतर समारोह की तैयारियां पूर्ण थी और बाहर अनजान लोग मारे खुशी के एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ऊपर बादल बरस रहे थे और नीचे आंखें बरस रही थी। भीड़ में रिफ्यूजी भी थे जो पाकिस्तान से भाग कर आए थे। हर ओर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे।
इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, महात्मा गांधी की जय के नारे लग रहे थे। भारत के भाग्य का इतना बड़ा दिन, पर महात्मा गांधी समारोह में शामिल नहीं थे। दरअसल हजारों लाखों लोगों के बलिदान से मिली इस आजादी पर बंटवारे का खंजर चला था। देश के कई हिस्सों में भीषण दंगे हो रहे थे। महात्मा गांधी इन्हीं दंगों पर नियंत्रण के लिए उन दिनों बंगाल में थे, लेकिन उनके मन में शायद दिल्ली में चल रही गतिविधियों की जिज्ञासा तो रही ही होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चेहरा दमक रहा था। इस घड़ी की प्रतीक्षा हर पल हर भारतीय के दिल में रही थी। और अब जब वो समय सामने था तो व्याकुल प्रसन्नता का वो एक अनूठा एहसास भी था। सभा की शुरुआत में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मौन रखा गया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। खुशी के समय में भी न जाने कितनी आंखें उस दिन उस सभा में नम हो गई थी। कार्यवाही आगे बढ़ी तो स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गीत गाया। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे सुचेता कृपलानी जानी मानी राजनेता थी और आगे चलकर वह देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा को संबोधित किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने भारत की विशिष्ट उपलब्धियों का जिक्र किया। With what result? That the transition is being effected in such an orderly and dignified way. पर उस रोज सबसे महत्वपूर्ण संबोधन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। Long years ago, to the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. सचमुच मध्यरात्रि होने के बावजूद उस वक्त किसी भी भारतीय के आंखों में नींद की परछाई तक नहीं थी। उस पल में भारत ने तो एक सदी बाद स्वतंत्र सपने देखने के लिए अपनी आंखें खोली थी। एक सुनहरे युग का सपना, संपन्न जीवन का सपना, नए भारत का नया सपना। And when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया और 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन भाषण में शामिल किया गया। हालांकि अगले दिन के अखबारों के लिए नेहरू ने अपने भाषण में 2 पंक्तियां अलग से जोड़ी थी। हमारे ध्यान में वो भाई और बहन भी हैं जो राजनीतिक सरहदों की वजह से हमसे दूर हैं और जो इस क्षण की खुशी हमारे साथ नहीं बांट सकते। वो हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम उनके अच्छे और बुरे में साथ रहेंगे। घड़ी में जैसे ही 12 बजे शंख बजने लगा, महात्मा गांधी की जयकारों से सेंट्रल हॉल गूंजने लगा। उस शंखनाद में एक नए राष्ट्र के संकल्प का उद्घोष था। वातावरण में सबसे पुरानी सभ्यता वाले देश के सुनहरे कल की उम्मीदें तैर रही थी।
भावनाएं कुछ ऐसे उमड़ रही थी कि इंडो इंडियन नेता ने तो नेहरू जी को गले लगा लिया था। उस एक क्षण में पूरे भारत में पूजा हो रही थी। हर भारतीय अपनी सकारात्मक शक्ति के संचार से अपने राष्ट्र को और सशक्त करना चाह रहा था। समारोह समाप्त हुआ तो संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पेश किया कि लुईस माउंटबेटन को आजाद भारत का पहला जनरल गवर्नर बनाया जाए। And the Constituent Assembly of India has endorsed the recommendation that Lord Mountbatten be Governor General of India from the 15th August 1947. The entire audience rises. Members of the Viceroy's bodyguard enter in their white uniforms. ADCs walking down the center of the hall, and Lord Mountbatten. I, Louis, Francis, Albert, Victor, Nicholas, Viscount Mountbatten of Burma. We have today attained our goal. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. और फिर वंदे मातरम के साथ समारोह संपन्न हुआ। दरअसल उस समय जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान नहीं था। ये दर्जा उसे 1950 में मिला। 1947 में वंदे मातरम गीत की अहमियत बहुत बड़ी थी। समारोह के बाद भावनाएं जब कुछ कुछ काबू में आने लगी तो सब वहां से निकलना शुरू हुए। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद संसद भवन से निकलकर सीधा माउंटबेटन के पास पहुंचे, उनको आजाद भारत के पहले जनरल गवर्नर बनने का न्योता देने के लिए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और जश्न मनाने के लिए वाइन की एक बोतल निकाली। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रियों के नामों वाली सूची माउंटबेटन को दे दी। इसमें उन मंत्रियों के नाम थे जो अगले दिन शपथ लेने वाले थे। जब नेहरू चले गए और माउंटबेटन ने वो लिफाफा खोला तो देखा कि वो तो खाली है। अति उत्साह में पंडित जवाहरलाल नेहरू नामों की सूची ही डालना भूल गए थे। भारत हमेशा से ही आशा और उत्सव की भूमि रहा है। कुंभ जैसे पावन अवसर पर हमेशा ही लाखों लोग उमड़ते रहे, पर 15 अगस्त 1947 को तो हिंदुस्तान का तिल ही बदल गया था। इस दिन जब लोग सोकर उठे तो सदियों बाद आजाद सुबह में सांस ली। संघर्ष, दमन और अत्याचार का दर्द पीछे छूट चुका था। अब जश्न की बारी थी। नई दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट से लेकर आज के राष्ट्रपति भवन तक का इलाका उत्सव के लिए निर्धारित था। आज जिस इलाके को हम विजय चौक कहते हैं, तब वहां प्रिंस पार्क कहलाता था। पंद्रह अगस्त को सार्वजनिक जश्न होना था। अंग्रेजों ने आकलन किया कि हजारों लोग आएंगे। बहुत धूमधाम की तैयारी थी। पूरे आकलन के बाद यह तय किया गया कि 30,000 लोगों के हिसाब से तैयारी की जाए। ध्वजारोहण के लिए एक मंच बनाया गया जिसमें मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था थी। इस मंच के सामने भीड़ को रोकने के लिए बल्लियां बांधी गई। गीत संगीत के लिए बैंड की व्यवस्था थी और झंडोत्तोलन के मंच के बगल में एक और मंच बनाया गया। विशिष्ट अतिथियों के लिए दर्शकों में खास जगह निर्धारित थी।
जिसमें कुर्सियां लगी थी। ये समारोह शाम को शुरू होना था। इससे पहले शपथ ग्रहण की तैयारी थी। नए भारत का पहला मंत्रिमंडल बेहद दिलचस्प था और राष्ट्र विविधता में राष्ट्रीय एकता का एक अद्भुत नमूना था। 15 अगस्त की सुबह 8 बजे दरबार हॉल में गहमा-गहमी शुरू हो गई। लगभग 500 अतिथि मौजूद थे। इसमें राजदूत थे, राजा थे, रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। रजवाड़ों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। आधे घंटे बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई और सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड ब्रिटन ने शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाया। I, Jawaharlal Nehru, I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons नेहरू को विदेश मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध विभाग का प्रभारी भी मिला। उनके बाद देश के पहले गृह मंत्री के रूप में लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। I, Vallabhbhai Patel, do solemnly affirm that in the office of minister I will bear true. भारत की पहली कैबिनेट में उस रोज कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली। महात्मा गांधी का यह विचार था कि मंत्रिमंडल में उन लोगों को प्राथमिकता मिले जिन्होंने देश की आजादी के लिए जंग लड़ी है और राजनीतिक दलों की अलग लड़ाई को दरकिनार करते हुए देश की भलाई देखी जाए। और हुआ ऐसा ही। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। नेहरू से कई अलग विचार रखने वाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बने। कैबिनेट में जस्टिस पार्टी के शर्मुगन शेट्टी थे तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी के रफी अहमद किदवाई थे। भारत की पहली कैबिनेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी को प्राथमिकता दी गई थी। और एक महिला को भी कैबिनेट में जगह मिली। इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. शपथ समारोह के अंत में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने शपथ ली। इसके बाद सभा में मौजूद सभी लोग एक काफिले में बैठ के वॉइसरॉय हॉल से काउंसिल चेंबर की ओर निकल गए। शाम के समारोह के लिए सबके मन में उत्साह था और सभी अच्छे से सज धज कर वहां पहुंचना चाहते थे। तैयारियां 30,000 लोगों की थी, पर यह आंकड़ा तो सुबह सुबह ही पार हो चुका था। तैयारी करने वाले अधिकारी असहाय होकर देखते रहे और समारोह में आने वालों की संख्या लाखों लांघती गई। अब तो लोगों को गिरना भी संभव नहीं रह गया था। आधिकारिक आंकलन के अनुसार जश्न मनाने आई संख्या कुल 5 लाख को पार कर चुकी थी। करीबी से रखी गई कुर्सियां भीड़ के पांव तले कुचल चुकी थी। बांस-बल्ली का आक्रोश टूट गया था, रस्सियां खुल गई और झंडे का मंच तो तूफान में किसी कश्ती की तरह नजर आ रहा था। वो दिन ही ऐसा था, ना भावनाओं पर कोई नियंत्रण, ना व्यवस्थापन पर। भीड़ में सभी लोग बरसात के मौसम की उमस सांस लेना भी बेकार कर रही थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की हवा में सांस लेते लोग खुशी से झूम रहे थे। जीवन में ऐसा दिन देख पाना सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। इसके लिए सहूलियत से समझौता तो बहुत छोटी चीज थी।
लेडी माउंटबेटन की दो सचिव एलिजाबेथ कॉलिंस और न्यूरियल वॉटसन शाम 5 बजे के लगभग वहां पहुंची थी, लेकिन वहां तो वीआईपी स्टैंड ही गायब था। वो हिंदुस्तानियों के भीड़ में फंस गई। भीड़ जिस ओर जाती वो दोनों उसी ओर बह जाते थे। उधर लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन अंगरक्षकों के साथ वहां बग्गी में पहुंचे, पर मंच तक का रास्ता पार करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वह दूसरी ओर से बग्गी से ही ध्वजारोहण देखेंगे। जहां पर आप अभी इस समय सन्नाटा देख रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसी तस्वीरें नहीं थी। भीड़ का आलम ऐसा था कि कोई कहां खड़ा है इस पर उस व्यक्ति का खुद ही नियंत्रण नहीं था। कहते हैं लोग इतने करीब करीब खड़े थे कि हाथ उठा पाना भी संभव नहीं था। अब समारोह की प्लानिंग तो बहुत भव्य थी, पर भीड़ की वजह से ध्वजारोहण के अलावा और कुछ कर पाना मुमकिन नहीं था। बाकी छोड़िए, बैंड के सदस्य भीड़ में खो गए थे और जब वह मंच की ओर जाना चाहते थे तो वह भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए फैसला किया गया कि अब बाकी चीजों की प्रतिष्ठा को छोड़ा जाए और सिर्फ तिरंगा फहराया जाए। शाम 6 बजे जनसागर की लहरों में किसी नाव से तैरते भारत के उस मंच पर भारत की शान, पृथ्वी के सबसे सुंदर 3 रंगों को जोड़कर एकता और एकजुटता के प्रतीक भारत के तिरंगे को फहराया गया। ये हर हिंदुस्तानी का प्रण था, हमारे राष्ट्र प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक। और प्रकृति ने भी हमारे ध्वजारोहण पर अपना भरपूर स्नेह लुटाया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ध्वजारोहण कर रहे थे तो आसमान में इंद्रधनुष प्रकट हो गया। देश की विस्मित जनता भारत माता की जय के नारे लगाने लगी। माउंटबेटन ने अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया था कि जैसे ही तिरंगा फहराया गया, उन्हें आकाश में एक इंद्रधनुष नजर आया। उस रोज माहौल ही ऐसा था कि हर हिंदुस्तानी ने पीढ़ियों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों को भी माफ कर दिया था। माउंटबेटन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब वापस लौटते समय उनकी बग्गी के चारों ओर मौजूद लोगों ने उनकी भी जय के नारे लगाए। इतिहास में वे इकलौते ब्रिटिश थे जिनकी भारत की भूमि पर तहे दिल से जय जयकार हुई थी। समारोह से वापस लौटते हुए नेहरू भी माउंटबेटन की उस बग्गी में सवार हुए। हालांकि वे पूरे रास्ते बग्गी के हुड पर ही बैठे रहे। भारत की स्वतंत्रता को लेकर ब्रिटेन में कई अलग अलग तरह के विचार रहे थे, लेकिन 15 अगस्त को प्रिंसेस पार्क में मौजूद भारतवासियों की भावनाओं का ज्वार भाटा देखकर दुनिया के हर कोने में लोग भाव विभोर हो गए। On this historic day, when India takes a place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, इसके बाद तो पूरी दिल्ली में ऐसी रोशनी की गई जैसे इसके पहले किसी ने कभी देखी ना होगी। नॉर्थ पैलेस और लाल किला तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। रात में माउंटबेटन ने तब के गवर्नमेंट हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन में 2500 लोगों को भोज दिया। भारत की स्वतंत्रता केवल एक तारीख नहीं थी, यह करोड़ों लोगों का संघर्ष था, करोड़ों लोगों का संकल्प था। 15 अगस्त 1947 को विजय चौक और तब के प्रिंसेस पार्क के इलाकों में ध्वजारोहण किया गया। हालांकि अब तो लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त के सार्वजनिक समारोह के बाद 16 अगस्त को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से झंडा फहराया था। इसका उल्लेख लोकसभा के एक शोध पत्र में मौजूद है। एक आजाद मुल्क में कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न हो।
क्योंकि पहला फर्ज आपका यह है, हमारा और आपका, हर एक का, कि हिंदुस्तान की खिदमत कुछ न कुछ करें। इसके बाद से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ही ध्वजारोहण करते हैं। इसी तरह ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान की परंपरा 1950 के बाद शुरू हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की चिट्ठी 17 अगस्त को दोनों देशों को सौंप दी और इसी दिन रैक्लिन लाइन की एक सार्वजनिक घोषणा कर दी गई। वैसे अलग अलग सालों में 15 अगस्त की तारीख को ही 3 अलग अलग देशों को आजादी मिली थी। दक्षिण कोरिया जापान से 1945 को ही आजाद हुआ था। बहरीन ब्रिटेन से 1971 में आजाद हुआ था और कॉन्गो फ्रांस से 1960 को आजाद हुआ था। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के जीते जी 2 स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को ही मनाए, लेकिन जिन्ना के मौत के साथ ही इस परंपरा को भी मार डाला गया और अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख 24 घंटे पीछे यानी कि 14 अगस्त कर दी। स्वतंत्रता के 77 साल में भारत ने अपने गुलामी के प्रतीक को कई पीछे छोड़ दिया है और वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के साथ अलग मसलों पर समूचे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आजादी की कुछ अनमोल तस्वीरें देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सीडी केबल की टीम आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद।